हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी की इजी लैंग्वेज ईडू में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय। तो जो भारत का परिचय है, ये मत सोचने की मतलब भारत का परिचय है तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत मतलब भारत की राजधानी कहाँ है, भारत में कितने राज्य और कितने राजधानियाँ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भारत का परिचय है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पूरा देखना है। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या होता है इसमें। ठीक, तो टॉपिक का नाम लिखेंगे भारत का परिचय। ठीक, टॉपिक का नाम क्या है? भारत का परिचय। अब हम देखेंगे जो भारत है, ठीक है, भारत का नाम मतलब क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो जो भारत है, जो राजा भरत थे, तो राजा भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। भारत पड़ा था। फिर आए थे यूनान, ठीक, जो यूनानी थे, तो यूनानी ने भारत को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। फिर आए थे ईरानी, जो ईरान से आए थे, तो जो ईरानी थे, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। भारत को हिंदुस्तान कहा। फिर आए थे आर्यवर्त, फिर आर्यवर्त आए थे। और जो आर्यवर्त थे, आर्यवर्तों ने भारत को आर्यवर्त की भूमि कहा है। क्या कहा है? आर्यवर्त की भूमि कहा है। अब हम देखेंगे, फिर आए थे पुराण, पुराण आए थे, तो पुराणों ने भारत का नाम क्या रखा? इन्होंने रखा जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप रखा। तो इस कारण जो भारत है, तो भारत के 5 नाम हैं। सबसे पहले हमने देखा जो भारत है तो राजा भरत के नाम पर पड़ा था। फिर आए यूनानी आए, और जो यूनानी थे उन्होंने भारत को इंडिया कहा। फिर ईरानी आए थे, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। फिर आर्यवर्त आए थे, तो आर्यवर्तों ने आर्यों की भूमि कहा है। और फिर आए पुराण, पुराणों ने जम्बूद्वीप कहा है। तो ये हो गए भारत के नाम। और वर्तमान में जो भारत को जाना जाता है, तो भारत को भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी हम हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जो आर्यों की भूमि और जम्बूद्वीप, तो ये भारत को मतलब अब कहा नहीं जाता है। तो इसलिए भारत के कितने नाम है? भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, 3 नाम रखे गए हैं। अब हम देखेंगे जो भारत है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भारत कहाँ स्थित है? भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा हम इसमें देखेंगे जो भारत का विस्तार है उत्तर में, तो ये है आपका 3.7.6 नॉर्थ। ठीक है, 37.6 नॉर्थ है। और इसे कहा जाता है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इसे इंदिरा कोल कहा जाता है। और ये लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? यहाँ पे लद्दाख में स्थित है। दक्षिण में हम देखेंगे तो दक्षिण में है 8.4 नॉर्थ। ठीक है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ध्यान रखना। और यह है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु है। और इसे कहा जाता है कैप कोलर, इसे कैप कोलर कहा जाता है। तीसरा हम इसमें देखेंगे तो पूरब से लेकर, ठीक है, पश्चिम से लेकर पूरब की ओर, तो पश्चिम में कितना है? पश्चिम में है आपका, यदि हम पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में 6.87 ईस्ट है। और इसे कहा जाता है गौर माता, इसे क्या कहा जाता है? गौर माता कहा जाता है। और यह है गुजरात में स्थित। अब हम देखेंगे पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर कितना है, तो पूर्व में है 97.25 है। और ये भी कहाँ स्थित है? ये भी ईस्ट में स्थित है। हमने लिखा ये भी ईस्ट में स्थित है, और ये भी ईस्ट में स्थित है। और इसे कहा जाता है केबुयू, इसे केबुयू कहा जाता है। और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि दक्षिण में कितना है, उत्तर में कितना है। उत्तर में जो लद्दाख में स्थित है वो है 37.6 नॉर्थ। दक्षिण में देखा तो 8.4 नॉर्थ, इसे कैप कोलर कहा जाता है। फिर हमने देखा गुजरात में, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। और यह गुजरात में कितना है? गुजरात में है 60 मतलब 68.7 ईस्ट, इसे गौर माता कहा जाता है। ये गुजरात में स्थित है। और फिर अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो यह 97.25 ईस्ट, और इसे केबुयू कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे मान को चलो हमने इसे भी नॉर्थ लिखा, इसे भी नॉर्थ लिखा, इसे ईस्ट लिखा, इसे ईस्ट लिखा, ये क्यों लिखा? तो हमने पहले क्या देखा, जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मान के चलो ये ग्लोब है,
ये ग्लोब है, ये है भूमध्य रेखा। ठीक, तो जो भारत है वो कहाँ स्थित है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में ईस्ट में स्थित है। ठीक, ईस्ट में स्थित है, मान के चलो ये भारत है। और यह है कर्क रेखा। ठीक, जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, तो इसलिए कहाँ स्थित है, नॉर्थ में स्थित है, तो इसलिए हमने इसे नॉर्थ लिखा, इसे भी नॉर्थ लिखा। और ईस्ट में स्थित है। ठीक, आप देखेंगे तो पूर्व में जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है, तो इसलिए इसे भी क्या लिखा, ईस्ट लिखा, और इसे भी ईस्ट लिखा। ठीक, तो ये हो गया भारत का विस्तार। आगे हम देखेंगे जो भारत है, तो भारत के दक्षिण में, ठीक है, भारत के दक्षिण में क्या है, सागर है, सागर ही सागर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया हमारा अरब सागर। ये कौन सा सागर है, अरब सागर। ये हो गया अरब सागर। ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अब हम देखेंगे यहाँ पे है हिंद महासागर। यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर। तो जो अरब सागर है यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप। यहाँ पे कौन सा द्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, मालदीव। ठीक है, मालदीव है। और अरब जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में एक तो है अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। और यहाँ पे पड़ता है श्रीलंका। यहाँ पे कौन सा द्वीप है, श्रीलंका द्वीप है। अब देखो जो भारत है, तो भारत जो दक्षिणी भारत है, तो दक्षिणी भारत चारों ओर से सागर और महासागर से घिरा है। पूर्व में हमने देखा जो पश्चिम में हमने देखा अरब सागर, पूर्व में देखा बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में देखा हिंद महासागर। तो जो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। ठीक, जो लक्षद्वीप है ये भारत का हिस्सा है। और जो मालदीव और जो श्रीलंका है ये अलग अलग देश हैं। ठीक है, ये देश हैं और ये महासागर में स्थित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका। जो श्रीलंका है, श्रीलंका डालेंगे हेडिंग। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो पुराना नाम है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। ठीक है, पुराना नाम सिलोन है। और श्रीलंका को द्वीपीय देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीपीय देश कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में स्थित है, महासागर में स्थित है। और जो पाक जल संधि है, ठीक, जो पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि क्या करती है, भारत से पाक जल संधि भारत से श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, भारत से क्या करती है, श्रीलंका को अलग करती है। अब हम देखेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे है श्रीलंका। ठीक, ये वाला भाग है श्रीलंका। ठीक, ये कौन सा भाग है, श्रीलंका है। तो यहाँ पे पड़ता है हमारा तमिलनाडु राज्य। ठीक, यहाँ पे तमिलनाडु है और तमिलनाडु पे है पंबन पुल। ठीक है, जो पंबन द्वीप है, यहाँ पे पंबन द्वीप है। और यह भारत का अंतिम बिंदु, इसे कहा जाता है धनुषकोडी। इसे क्या कहा जाता है, धनुषकोडी कहा जाता है। यहाँ पे पड़ता है पानी का भाग। ठीक है, जो ये पानी है और यहाँ पर एक ऐसा पुल सा है, तो इसे ही कहा जाता है पाक जल संधि। जो ये पाक जल संधि है, ये भारत को क्या करती है, श्रीलंका से अलग करती है। तो ये हो गया हमारा पाक जल संधि। अब देखो, जो हमने श्रीलंका तो पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे जो मालदीव है। अब हेडिंग डालेंगे मालदीव। हेडिंग डालेंगे मालदीव। अब देखो मालदीव किसे कहा जाता है और मालदीव मतलब देश कैसे बना। तो मान के चलो ये है पानी, ये क्या है, महासागर है। और इस महासागर में एक कटक है। ठीक, ये क्या है, एक रिज है, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है। जो जलीय जीव होते हैं, जब जलीय जीव मरते हैं तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और इसे कहा जाता है कोरल। इसे क्या कहा जाता है, कोरल कहा जाता है। और ये लगातार इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी पर कौन सा देश है, इसी पर है मालदीव। ठीक, इसी पर मालदीव है। और यहीं पे क्या होता है, जैसे यहीं पे जो जलीय जीव है वो मर गए, लगातार इकट्ठा हो गए, हर साल इकट्ठा हो गए। और जब मतलब जमा हो जाते हैं, तो इसी पर कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। इसी पर कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। तो ये हो गया मालदीव और लक्षद्वीप। ठीक है, मालदीव और लक्षद्वीप कोरल द्वीप से बने हुए हैं। ठीक, मालदीव किससे बने हैं, कोरल द्वीप से बने हैं। और जो ये कोरल द्वीप होते हैं, ये जलीय जीव, जो जितने भी मतलब जो महासागर में जितने भी जीव होते हैं, जब वो मर जाते हैं और एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं, उससे बनता है कोरल द्वीप। और कोरल द्वीप में कौन कौन से स्थित है, एक तो है मालदीव, दूसरा है लक्षद्वीप। ठीक, ये हो गया मालदीव और लक्षद्वीप। अब हम देखेंगे जो हमने दक्षिण भारत देखा वो तो पढ़ लिया। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार,
और जो अंडमान निकोबार है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। पूर्व पश्चिम में हमने देखा अरब सागर में एक तो लक्षद्वीप है जो भारत का हिस्सा है, दूसरा मालदीव है। जो मालदीव है ये अलग देश है, और जो श्रीलंका है वो भी अलग देश है। और इस श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि करती है। अब हम देखेंगे जो पाक शब्द है, ठीक, जैसे पाक शब्द से पता चलता है, जैसे मतलब पाक शब्द ऐसा पता चलता है जैसे पाकिस्तान से कुछ संबंध होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि मद्रास प्रेसिडेंसी का एक कमिश्नर था, मतलब डीएम था, और उसी डीएम का नाम पाक था, इसीलिए इसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। उसी के नाम पर पाक जल संधि नाम रखा गया है। ठीक, अब हम देखेंगे उत्तरी भारत। ठीक, अब हम देखेंगे उत्तरी भारत में क्या स्थित है। मान के चलो जो उत्तरी भारत है, तो जो उत्तरी भारत है, सबसे पहले जो भारत में देखेंगे तो जो उत्तरी भारत है वो हिमालय से घिरा हुआ है। ठीक है, बर्फ से घिरा हुआ है। सबसे पहले आता है बृहद हिमालय। सबसे पहले कौन सा आता है, बृहद हिमालय आता है। बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। और बृहद हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले आता है काराकोरम श्रेणी। सबसे पहले कौन सी श्रेणी आती है, काराकोरम श्रेणी। दूसरे नंबर पर आती है जस्कर श्रेणी। ठीक, जस्कर श्रेणी। और तीसरे नंबर पर आती है लद्दाख श्रेणी। तीसरे नंबर पर कौन सी श्रेणी आती है, लद्दाख श्रेणी। ये हो गया हमारा बृहद हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया शिवालिक हिमालय। ठीक, दूसरा हिमालय कौन सा है, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय है। और जो तीसरा हिमालय है वो कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय। अब देखो शिवालिक हिमालय, जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। काराकोरम श्रेणी, जस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ट्रांस हिमालय के नीचे आता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के नीचे आता है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक, जैसे अब मान के चलो ये तो हो गया हिमालय सबसे जो भारत है तो इसके सबसे उत्तर में हिमालय हैं, और उसके नीचे आती है नदियाँ। ठीक, जो नदियाँ आती है, जब नदियाँ आती है तो ये नदियाँ क्या बनाती है, मैदान। नदियाँ क्या बनाती है, मैदान। अब देखो मैदान कैसे बनाती है। मान के चलो हिमालय से कोई नदी निकल रही है तो ये अपने साथ बहुत सारे कूड़े कंकर पत्थर जितने भी कचरा कुचरा लाती है तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। जब ये इकट्ठा होता है तो ये फैल जाता है, और इसके फैलने से होता है मैदानों का निर्माण। ठीक है, इसके फैलने से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। और मैदान के नीचे आते हैं हमारे पठार। ठीक, जो पठार होते हैं तो पठार खनिजों के स्रोत होते हैं। ठीक है, खनिजों के स्रोत होते हैं। तो जो पठार होते हैं, पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुज आकार की है। ठीक है, जो पठार है उनकी आकृति त्रिभुज आकार की है। और यहाँ पे आती है अरावली पर्वत। ठीक है, यहाँ पर कौन सी पर्वत आती है, अरावली पर्वत आती है। जो ये अरावली पर्वत है ये 4 राज्यों में स्थित है। अब हम देखेंगे अरावली पर्वत। हेडिंग डालेंगे अरावली पर्वत। ठीक, अरावली पर्वत। अब देखो जो ये अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत एक तो हमारा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। ठीक, दिल्ली में स्थित है। जो अरावली पर्वत है ये सबसे पुरानी पर्वत है। ये सबसे क्या है, सबसे पुरानी पर्वत है। और एक वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत मतलब जो लगातार टूटती रहती है और जिसका निर्माण होता रहता है। ठीक, वही क्या है, अरावली पर्वत है। और दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसे रायसीना नाम से जाना जाता है। ठीक है, रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में अरावली पर्वत को कौन से नाम से जाना जाता है, रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जो रायसीना पहाड़ी है इस पर क्या बना है, इस पर बना है राष्ट्रपति भवन। इस पर क्या बना है, राष्ट्रपति भवन बना है। दूसरा हम इसमें देखेंगे जो अरावली पर्वत है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आता है विंध्याचल पर्वत। यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वत। तो जो भी विंध्याचल पर्वत है, ठीक, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है। और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में है गंगा नदी। यहाँ पे क्या है, गंगा नदी। और दक्षिण में कौन सी नदी है, यहाँ पे है नर्मदा नदी। अब देखो जो विंध्याचल पर्वत है, ठीक, विंध्याचल पर्वत एक तो गुजरात विंध्याचल पर्वत, हेडिंग डालेंगे विंध्याचल पर्वत। जो विंध्याचल पर्वत है,
विंध्याचल पर्वत एक तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। और जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये होगी आपकी जो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना। वो कौन सी है? सद्भावना। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है सतपुड़ा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। आप देखेंगे जो सतपुड़ा पर्वत है, तो सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है? उत्तर में है नर्मदा नदी। ठीक है, उत्तर में कौन सी है? नर्मदा नदी। और दक्षिण में कौन सी है? ताप्ती नदी। दक्षिण में कौन सी है? ताप्ती नदी। हेडिंग डालेंगे सतपुड़ा। हेडिंग डालेंगे सतपुड़ा पर्वत। जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। और जो सतपुड़ा है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ठीक, तो ये हो गया हमारे पर्वत। अब हम देखेंगे, जैसे मान के चलो जो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी कौन से पर्वत से होकर बहती है, तो ये हो गया सतपुड़ा। और जो नर्मदा तथा ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती हमेशा ये कहाँ गिरती है? ये नदियाँ कहाँ गिरती है? तो ये नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। दूसरा हम इसमें देखेंगे जो कृष्णा, महानदी, गंगा, कावेरी, ये नदियाँ कहाँ गिरती है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम इसमें देखेंगे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, ये नदियाँ क्या करती है? अपने मुहाने पर, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में बहती है, ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है, डेल्टा बनाती है। और इसमें जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, इसमें कौन सी नदी है? एक तो आती है गंगा, और दूसरा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और इस डेल्टा को क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, इससे क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक, तो ये थी आज की कहानी भारत का परिचय। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।